नमस्कार दोस्तों। 1898 से 1900 तक फैला बॉक्सर विद्रोह आधुनिक चीनी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक अध्यायों में से एक है। यह उथल-पुथल का समय था, जहां गहरी निराशाएं एक हिंसक विद्रोह में बदल गई, जिसने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन इस असाधारण घटना के पीछे क्या कारण था? वे कौन सी ताकतें थी जिन्होंने किसानों के एक गुप्त समाज को विदेशी शक्तियों को चुनौती देने में सक्षम आंदोलन में बदल दिया? और इस विद्रोह ने आने वाले वर्षों में चीन के इतिहास की दिशा को कैसे आकार दिया? इस वीडियो में हम बॉक्सर विद्रोह की कहानी को देखेंगे, इसकी उत्पत्ति, प्रमुख हस्तियों और इस अराजक अवधि के दौरान सामने आई घटनाओं की खोज करेंगे। बीजिंग की सड़कों से, जहां विदेशी सेनाओं को घेर लिया गया था, महारानी दावेगर शी के दरबार तक, जिन्होंने विद्रोह में एक विवादास्पद भूमिका निभाई थी, हम इस ऐतिहासिक विद्रोह को आगे बढ़ाने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तनावों की जांच करेंगे। यह विद्रोह सिर्फ एक अलग थलग विद्रोह नहीं था। यह दशकों के विदेशी शोषण, आर्थिक कठिनाई और सांस्कृतिक उथल पुथल का परिणाम था, जिसने चीनी समाज की स्थिरता को नष्ट कर दिया था। यह एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिबिंब भी था जो निरंतर बाहरी दबावों के सामने अपनी पहचान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि विद्रोह अंततः हार में समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत ने राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित किया और 20वीं सदी में चीन को बदलने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए मंच तैयार किया। इस वीडियो के अंत तक आपको बॉक्सर विद्रोह, इसके कारणों, इसके परिणामों और इतिहास में इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बॉक्सर विद्रोह की पृष्ठभूमि और कारण क्या थे? यह विद्रोह हवा से ही नहीं उभरा था। चीन में विदेशी हस्तक्षेप से कई दशकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का परिणाम था। आइए इसके कारणों को देखा जाए। विदेशी शक्तियों के साथ चीन का संघर्ष 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था, जिसे अफीम युद्ध का नाम दिया गया है और उसके बाद असमान संधियों द्वारा चिन्हित किया गया। इन संधियों ने चीन को हांगकांग जैसे क्षेत्रों को सौंपने, अपने बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलने और विदेशी नागरिकों को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार देने के लिए मजबूर किया। टियानसिन की संधि, जो 1858 में हुई थी, और पेकिंग के सम्मेलनों ने ईसाई मिशनरियों को चीन में स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। मैंने अफीम युद्धों पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान सहित विदेशी शक्तियां चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर रही थी। प्रत्येक ने आर्थिक विशेषाधिकार और क्षेत्रीय रियायतों की मांग की, जिससे कई चीनी लोगों को लगा कि उनका देश पूर्ण उपनिवेशीकरण के कगार पर है। विदेशी वर्चस्व का आर्थिक प्रभाव विनाशकारी था। कपास जैसे आयातित विदेशी सामान ने स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे चीनी कारीगर और किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। उदाहरण के लिए, विदेशी कपास को घरेलू रूप से उत्पादित कपास की कीमत से 1/3 पर बेचा जाता था, जिससे कई कपड़ा निर्माता और बुनकर दिवालिया हो गए। ये तो हो ही रहा था, ऊपर से 1852 में येलो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसने उत्तरी चीन को तबाह कर दिया। 1898 में एक बड़ी बाढ़ ने 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया, जिसके बाद 1900 में भयंकर सूखा पड़ा। इन प्राकृतिक आपदाओं ने पहले से ही गरीब किसानों को और पीड़ा पहुंचाई, और यह भी कारण बना बॉक्सर विद्रोह का। विदेशी सैन्य शक्तियों द्वारा समर्थित ईसाई धर्म के प्रसार ने पारंपरिक चीनी मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं को बाधित किया। मिशनरियों को जमीन खरीदने और चर्च बनाने के अधिकार दिए गए, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें स्थानीय लोग अपनी आध्यात्मिक परंपराओं का अपमान मानते थे। उदाहरण के लिए, मिशनरी डॉक्टरों को पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था।
और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वालों को अक्सर अपने समुदायों से शत्रुता का सामना करना पड़ता था। कन्फ्यूशियस, ताओवादी और बौद्ध परंपराओं में डूबे कई चीनी लोग ईसाई धर्म को विधर्मी धर्म के रूप में नापसंद करते थे। यह नाराजगी मिशनरियों के विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन से और बढ़ गई, जिससे वे विदेशी विरोधी भावना के निशाने पर आ गए। चीन में गुप्त समाजों का एक लंबा इतिहास है, जो अक्सर आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न के जवाब में बनते हैं। बॉक्सर्स या राइचियस और हार्मोनियस फिस्ट्स इस परंपरा की एक शाखा थे। उनकी उत्पत्ति व्हाइट लोटस और 8 ट्रिग्राम समाजों से जुड़ी हुई थी, जिनमें से दोनों ने पहले विद्रोह किए थे। बॉक्सर मुख्य रूप से शेडोंग और झीली प्रांतों के किसान थे। वे अनुष्ठानिक व्यायाम करते थे। उनका मानना था कि इससे वे गोलियों और तलवारों से अछूत रहते हैं। शुरू में वो चिंग विरोधी थे, लेकिन जब महारानी डावेगर शी ने उनके कारणों का समर्थन करना शुरू किया, तो वो चिंग राजवंश का समर्थन करने लगे। 1898 में महारानी डावेगर शी ने तख्ता पलट के दौरान सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे 100 दिनों के सुधार आंदोलन के सुधारों को रोक दिया गया। शी ने खुद को बॉक्सर्स के साथ जोड़ लिया। उन्हें विदेशी वर्चस्व का विरोध करने और अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा। हालांकि बाद में बॉक्सर्स के लिए उनका समर्थन एक गंभीर गलत अनुमान साबित हुआ। 1897 और 1898 के दौरान विदेशी अतिक्रमण की गति बढ़ गई थी, जिससे उपनिवेशीकरण की आशंकाएं बढ़ गई। प्रमुख सुधारवादी कोंग यू वे ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने कार्रवाई नहीं की तो उसका भी भारत या बर्मा जैसा ही हश्र हो सकता है। शेडोंग में विदेशी विरोधी हिंसा बढ़ गई, जहां 1897 में जर्मन मिशनरियों की हत्या कर दी गई। जर्मन साम्राज्य ने इसे जियाओ शो खाड़ी पर कब्जा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। 19वीं सदी के अंत तक चीन को समस्याओं के एक आदर्श तूफान का सामना करना पड़ा। विदेशी वर्चस्व, आर्थिक पतन, सामाजिक अशांति और प्राकृतिक आपदाएं। इन दबावों ने बॉक्सर आंदोलन को जन्म दिया, जो किसानों द्वारा अपने देश को पुनः प्राप्त करने और विदेशी प्रभाव का विरोध करने का एक हताश प्रयास था। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करने का भी कष्ट करें। ये विद्रोह 1898 से लेकर 1900 तक चला था और कुछ नाटकीय घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में सामने आया। आइए देखें इस विद्रोह की कुछ मुख्य घटनाओं। शुरू में बॉक्सर्स किसानों के एक बिखरे हुए समूह को कहते थे, जो विदेशी प्रभाव और ईसाई धर्म के प्रति एक समान घृणा से एकजुट थे। उनके अनुष्ठान, व्यायाम और गोलियों से अछूत रहने के विश्वास ने कई अनुयायियों को आकर्षित किया, खासकर शेडोंग और जिली प्रांतों में। 1898 में उत्तरी चीन में विदेशी विरोधी दंगे भड़क उठे। मिशनरियों और ईसाई धर्मांतरित लोगों पर अक्सर हमले किए गए। 1899 में बॉक्सर्स ने अपना नारा घोषित किया, चिंग का समर्थन करो, विदेशी को नष्ट करो। इसने चिंग विरोधी रुख से चिंग समर्थक रुख की ओर उनके बदलाव को चिन्हित किया, जो आंशिक रूप से गुप्त शाही समर्थन से प्रभावित था। महारानी डावेगर शी बढ़ते विदेशी प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश में बॉक्सर्स का मौन समर्थन करने लगी। इससे उनके आंदोलन को बढ़ावा मिला। बॉक्सर्स ने शाही समर्थन के साथ चर्चों, विदेशी व्यवसायों और रेलवे पर हमला करके गति प्राप्त की। जून 1900 में विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया, जब बॉक्सर्स ने बीजिंग में विदेशी दूतावास क्वार्टर की घेराबंदी की, जो ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 8 देशों के राजनयिकों का घर था। 13 से 14 जून के बीच बॉक्सर्स ने बीजिंग और तियानजिन में ईसाइयों और विदेशी निवासियों पर हमला किया, चर्चों को जला दिया और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। 20 जून 1900 चीन में जर्मन मंत्री क्लेमेंस वॉन केटलर की हत्या बॉक्सर गठबंधन बलों द्वारा की गई। इस काम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया। 21 जून को महारानी डावेगर शी ने आधिकारिक तौर पर सभी विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
इस साहसिक कदम ने बॉक्सर्स और चिंग साम्राज्यवादी बलों को 8 राष्ट्र गठबंधन के खिलाफ एकजुट किया। बढ़ती हिंसा के जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी से मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया गया। उनका मिशन चीन में अपने नागरिकों, मिशनरियों और वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था। जून से जुलाई 1900 एडमिरल सेमूर ने तियानजिन से बीजिंग की ओर 2100 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बॉक्सर्स द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। खराब ढंग से सुसज्जित बॉक्सर्स ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः वो हार गए। अगस्त 1900 8 देशों के गठबंधन ने एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। सैनिकों ने तियानजिन पर कब्जा कर लिया और रास्ते में बॉक्सर्स और चिंग सेना को हराते हुए बीजिंग की ओर बढ़े। 14 अगस्त 1900 8 देशों के गठबंधन ने बीजिंग की सुरक्षा को तोड़ दिया। ब्रिटिश सेना का हिस्सा भारतीय सैनिकों ने घेरे हुए विदेशी सेनाओं को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉक्सर अपने भयंकर प्रतिरोध और अजेयता में विश्वास के बावजूद गठबंधन बलों के बेहतर हथियारों के सामने कुछ भी नहीं कर सके। महारानी डावेगर सीशी एक किसान के रूप में प्रच्छन्न अपने दरबार के साथ बीजिंग से भाग गई, प्रभावी रूप से राजधानी को विदेशी शक्तियों के लिए छोड़ दिया। इसका परिणाम हुआ 1901 का बॉक्सर प्रोटोकॉल। 7 सितंबर 1901 को बॉक्सर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ विद्रोह आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। विदेशी शक्तियों द्वारा लगाई गई शर्तें कठोर थी। चीन को 40 सालों में $333 मिलियन का भारी भरकम हर्जाना देना था। चिंग सरकार को 10 उच्च पदस्थ अधिकारियों को मारना पड़ा और 100 से अधिक अन्य को दंडित करना पड़ा। विदेशी सैनिकों को बीजिंग में स्थायी रूप से तैनात किया गया था और लेगेशन क्वार्टर का विस्तार और किलेबंदी की गई। विद्रोह के दौरान लगभग 475 विदेशी नागरिक, 450 सैनिक और 3000 चीनी ईसाई घेरे में आ गए, जिसमें काफी संख्या में लोग हताहत हुए। बॉक्सरों की मौत का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न है, लेकिन माना जाता है कि यह हजारों में थी। विद्रोह को दबाने के बाद कई लोगों को मार दिया गया। विद्रोह हालांकि अंततः कुचल दिया गया था, लेकिन इसने चीनी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। इसने चिंग राजवंश की कमजोरी को उजागर किया, राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा और सुधार और क्रांति के लिए आवाज को तेज किया। इस विद्रोह ने विदेशी वर्चस्व के एक दुखद अध्याय और देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दोनों को चिन्हित किया। विद्रोह के बाद के परिणामों ने चिंग राजवंश की कमजोरी को उजागर किया था और आने वाले वर्षों में नाटकीय परिवर्तन के लिए एक मंच तैयार हो गया था। इस विद्रोह के आर्थिक परिणामों ने चीन की अर्थव्यवस्था पर जोर की चोट पहुंचाई। भारी भर्तियों को पूरा करने के लिए चिंग सरकार ने करों में वृद्धि की, जिससे पहले से ही संघर्षरत आबादी पर और भी अधिक बोझ पड़ गया। दशकों से विदेशी व्यापार के प्रभुत्व और प्राकृतिक आपदाओं से पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था में और भी गिरावट आई। गांव दरिद्र हो गए और चिंग सरकार और विदेशी शक्तियों दोनों के प्रति आक्रोश बढ़ गया। विद्रोह ने आंतरिक अशांति और विदेशी शोषण से चीन की रक्षा करने में चिंग राजवंश की अक्षमता को उजागर किया। महारानी डावेगर सीशी के बॉक्सर्स का समर्थन करने के फैसले की व्यापक रूप से आलोचना की गई, क्योंकि यह एक राजनीतिक भूल थी जिसने राजशाही की वैधता को और भी कमजोर कर दिया। कई प्रांतीय अधिकारियों ने विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए सीशी का आह्वान को नजरअंदाज कर दिया, जिससे केंद्र सरकार का नियंत्रण कम हो गया था। विद्रोह ने चिंग राजवंश के पतन को और भी तेज कर दिया। 1911 यानी बॉक्सर विद्रोह के एक दशक बाद ही चिंग राजवंश लगभग चीन से खत्म हो गया था और इसके कारण चीन में चल रहे 2000 साल से अधिक वर्षों का शाही शासन समाप्त हो गया। जबकि बॉक्सर अपने तात्कालिक उद्देश्यों में विफल रहे, उनके विद्रोह ने चीन में राष्ट्रवाद की एक शक्तिशाली लहर को प्रज्वलित किया। विद्रोह विदेशी वर्चस्व के साथ बढ़ती हताशा और चीन की संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने की इच्छा का स्पष्ट प्रतिबिंब था। विद्रोह की भावना से प्रेरित बुद्धिजीवियों और सुधारवादियों ने आधुनिकीकरण और राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान किया। इस अवधि में सन यात सेन जैसे लोगों का उदय हुआ।
उन्होंने एक गणतंत्र चीन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। विद्रोह ने सैन्य और औद्योगिक सुधार की आवश्यकता को भी उजागर किया, जिससे चीन की सेना, शिक्षा प्रणाली और सरकारी संरचनाओं को आधुनिक बनने के लिए चिंग की नई नीतियों जैसे प्रयासों को बढ़ावा दिया। अपनी हार के बावजूद बॉक्सर विद्रोह ने विदेशी शक्तियों द्वारा चीन के पुनर्विघटन को रोका। विद्रोह से पहले जापान, रूस और जर्मनी सहित कई देश चीन को उपनिवेशों में विभाजित करने के लिए तैयार थे। विद्रोह ने इन योजनाओं को बाधित कर दिया। चिंग राजवंश और विदेशी शक्तियों ने विशेष रूप से जापान और रूस के बीच तनाव को भी गहरा किया था, जो बाद में पूर्वी एशिया में प्रभाव को लेकर रूसो जापानी युद्ध में तब्दील हो गया। विद्रोह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया, चीन की एक पिछड़े राष्ट्र के रूप में रूढ़िवादिता को मजबूत किया, लेकिन साम्राज्यवाद की नैतिकता के बारे में बहस छोड़ दी। कई पश्चिमी शक्तियों ने अपने सैन्य हस्तक्षेप को एक सभ्य मिशन के रूप में उचित ठहराया। विद्रोह के लिए नेतृत्व करने वाली स्थितियों को बनाने में अपनी भूमिका को अनदेखा कर दिया। आखिरकार बॉक्सर विद्रोह ने चिंग राजवंश के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। इसने आधुनिकीकरण और सुधार की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित किया और इसकी विफलता ने क्रांतिकारियों के लिए एक रैली के नारे के रूप में काम किया, जो 1911 में शाही चीन के पतन का कारण बने। बॉक्सर विद्रोह एक असफल विद्रोह से कहीं अधिक था। यह अथक विदेशी प्रभुत्व के सामने अपनी पहचान और संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के लिए चीन के संघर्ष का प्रतीक था। चिंग राजवंश के लिए विद्रोह ने देश की रक्षा करने में उसकी अक्षमता को उजागर किया और जल्द ही आने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। चीनी लोगों के लिए इसने राष्ट्रवाद और एक आधुनिक आत्मनिर्भर राष्ट्र की इच्छा के बीज बोए। जबकि विद्रोह हार में समाप्त हुआ, इसकी विरासत ने आधुनिक चीन को आकार दिया। इसने देश के विखंडन को रोका और प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया, जो आने वाले दशकों में गूंजता रहेगा। जब हम बॉक्सर विद्रोह पर नजर डालते हैं तो यह हमें भारी बाधाओं के बावजूद सामूहिक कार्रवाई की शक्ति की याद दिलाता है। यह एक ऐसे राष्ट्र की स्थायी शक्ति का प्रमाण है जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने के लिए दृढ़ है और एक ऐसी विरासत छोड़ता है जो इतिहास में गूंजती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।